जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट तुम लोग देख ली, वो लोग जो विलिंग और एबल टू वर्क तो हैं, काम ढूंढ भी रहे हैं एक्टिवली, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। दीज आर द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, आउटसाइड द लेबर फोर्स जिनको हम बोल रहे हैं। ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, और उनका जो, अच्छा बहुत सारे लोग समझते नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड में डिफरेंस होता है। अनएम्प्लॉयड एक स्थिति है, एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, और अनएम्प्लॉयमेंट एक स्थिति है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बेरोज़गारी एक स्थिति है, एक सिचुएशन है जिसमें तुम गुजार रहे हो अपना ज़िंदगी, और अनएम्प्लॉयड वो बंदा है, वो बंदी है, वो लड़की या लड़का है जो कि, या आदमी या औरत है जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जूझ रहे हैं। इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक सिचुएशन को बोलते हैं, एक सिचुएशन जहाँ पे तुम बेरोज़गार हो, और उस बेरोज़गार आदमी या औरत, उस बेरोज़गार पर्सन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेरोज़गारी के टाइप्स। भाई बेरोज़गारी के भी टाइप्स होते हैं, यस, बहुत सारे तरीके से इनको क्लासीफाई किया जाता है। इसका सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बाय कॉज। कॉज के आधार पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। कॉज मतलब कारण, क्यों बेरोज़गार बने, उस कारण के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहला जो है, सबसे सिंपल, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सुन लेना ध्यान से, क्या होता है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है कि भैया देखो, इकोनॉमी कितना भी शानदार क्यों ना हो, कितना भी अच्छा इकोनॉमी क्यों ना हो, कुछ लोग होंगे जो तुमको फ्रिक्शनल टाइप के बेरोज़गारी में फंसे हुए मिलेंगे। ये होता क्या है, ये होता यूँ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रेशली पास्ड कॉलेज स्टूडेंट काम ढूंढ रहा है, काम की तलाश में है, तो ये तो तुमको हमेशा दिखेगा, क्योंकि तुम किसी भी टाइम पे किसी भी इकोनॉमी को नोटिस करो, तुम यूएसओ को नोटिस करो, तुम चाइना को नोटिस करो, तुम इंडिया को नोटिस करो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको कुछ ना कुछ बच्चे मिल ही जाएंगे जो कॉलेज पास करके अब नौकरी की तलाश में है। तुमको कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाएंगे जो कि अपना पिछला नौकरी छोड़ के दूसरे नौकरी की तलाश में। यानी इकोनॉमी में हमेशा कुछ लोग होंगे जो टेम्पोररी फेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में होंगे, वो जॉब सर्च के प्रोसेस में होंगे, हाँ या ना। या तो वो फ्रेशली जॉब सर्च में जा रहे होंगे, या फिर वो कहीं को छोड़े होंगे, दूसरी जगह जा रहे होंगे, कहीं निकाल दिया गया होगा, दूसरी जगह जा रहे होंगे, वॉटेवर। एक टेम्पोररी पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में वो है, 1-2 महीना उनको अभी काम ढूंढना है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन बोल सकते हो, या तो वो फ्रेशली नया जॉब के तलाश में है, उसके वजह से अनएम्प्लॉयड है, वो कुछ 1-2 महीना 3-4 महीने का समय। फिर उसके ऐसा हो सकता है कि एक पिछले जगह को उसने छोड़ा, किसी और जगह पे वो जा रहा है, ढूंढ रहा है, तो उसके वजह से वहाँ पे एक टेम्पोररी फेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर उसको कहीं से निकाल दिया गया, फिर वो दूसरे जगह ढूंढ रहा है, वॉटेवर। एक टेम्पोररी फेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हर इकोनॉमी में तुमको दिख जाएगा, क्योंकि भाई तुमको हमेशा कुछ ना कुछ बच्चे मिलेंगे जो फ्रेशली नया जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे जिनको पिछले नौकरी से निकाला गया है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे जिन्होंने खुद से कोई नौकरी छोड़ा है। तो ये तो होता रहेगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये किसी भी हेल्दी इकोनॉमी में भी होता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, डन है, करेक्ट। अच्छा, ये बताओ सेकेंड जो कॉज का है, सेकेंड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल। तो फ्रिक्शनल हो गया, अब स्ट्रक्चरल क्या होता है, देखो ध्यान दो, हम लोग कॉज के हिसाब से डिस्कस करें। कॉज माने तुम बेरोज़गार क्यों हो, यहाँ पे बेरोज़गार होने का कारण था या तो यू वर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, या फिर यू वेर थ्रोन आउट ऑफ द प्रीवियस जॉब से निकाल दिया गया, या फिर यू वॉलेंटरीली लेफ्ट द प्रीवियस जॉब, तुमने खुद के इच्छा से पिछला जॉब छोड़ा, उसके वजह से तुम अनएम्प्लॉयड थे। कॉज जो था वो हम लोग को समझ में आया फ्रिक्शनल का मतलब ही हुआ टेम्पोररी, शॉर्ट टर्म के लिए तुम अनएम्प्लॉयड हो। नाउ देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल का मतलब ही क्या होता है कि ये एक मिसमैच की वजह से होता है। मिसमैच किसके बीच में, मिसमैच तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे जगह, तुम्हारे क्वालिफिकेशन और जो टाइप का जॉब रिक्वायरमेंट है, जो भी अवेलेबल जॉब्स के लिए, उसके साथ एक मिसमैच होता है, और ये लॉन्ग टर्म होता है। ये एक लॉन्ग टर्म होता है। फॉर एग्जांपल ये टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, बहुत कारणों से होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो था, इसमें एक की टर्म याद रखना कि ये शॉर्ट टर्म होता है, जबकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ होता है, यानी कि ये लंबे समय तक लोगों को इस स्थिति में रखता है। फ्रिक्शनल में क्या था कि 3-4 महीना है, फिर तुम कहीं और किसी और जगह नौकरी ढूंढ ही लोगे, लेकिन स्ट्रक्चरल में क्या होता है, बड़े लंबे समय के लिए तुम अनएम्प्लॉयड रहते हो, यानी लंबे समय तक तुम्हारे को नौकरी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि एक मिसमैच होता है।
किसके बीच में मिसमैच है? मिसमैच है बिटवीन योर स्किल्स वर्सेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवेलेबल जॉब। इसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमी में लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, इकोनॉमी लगातार बदल रहा होता है, जिसके वजह से तुम्हारे स्किल्स काफ़ी बार अब रिक्वायर्ड नहीं होते। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है भैया कि कोई फॉर एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए, थंबनेल डिज़ाइनर, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। थंबनेल तुम लोग जानते हो, यूट्यूब पे जब भी तुम कोई वीडियो पोस्ट करते हो तो तुम्हारा ऑफ कोर्स एक थंबनेल तुमको लगाना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारा वो वीडियो देखें, उस वीडियो को देख के अट्रैक्ट हों। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो एक व्यक्ति था, मान लो मैं ही थी, जिसने 1-2 साल रच के बहुत पढ़ाई किया, थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखा, मेरे पास इनफ स्किल्स भी आ गया। लेकिन उन 1-2 सालों के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हो गया कि आज AI मेरे से काफ़ी फास्ट और मेरे से काफ़ी बेहतर थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकता है। अब जो कंपनीज़ के पास मैं पहले नौकरी करती थी, उन कंपनीज़ ने बोला कि अब आपका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस टाइप का स्किल पोजेस करती हैं पूजा, आप पोजेस करती हैं थंबनेल बनाने का जो स्किल्स, अब वो स्किल्स का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि हमें उस टाइप के लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ज़रूर चाहिए, लेकिन हमें AI मैनेजर कोई चाहिए। आप चाहें तो वो पोजीशन खाली है, आप चाहे तो आ जाएं। लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे स्किल्स उसके साथ मैच नहीं हो रहे हैं। मैंने जिस चीज़ में ट्रेनिंग लिया और जो टाइप का जॉब अवेलेबल है वो मैचिंग नहीं है, वो मैच नहीं हो रहा, और इसके वजह से मैं बेरोज़गार पड़ी हूँ। ये टेम्पोररी बेरोज़गारी नहीं है कि 1-2 महीना बाद सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व कर चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुके हैं। मुझे अब वो नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। अब वो नए स्किल्स सीखने में बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है मैं लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड फंसी रह जाऊँ। बात समझ पा रहे हो? कहने का यहाँ पे यही मतलब होता है कि जब तुम्हारे पास कोई स्किल्स होता है, वो स्किल्स जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, जब एक देश बनता जाता है, क्योंकि देश कभी रुका तो है नहीं, लगातार टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस बनता जा रहा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्किल के बेसिस पे जब नौकरी कर रहे थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से अब उनका वो स्किल का कोई औकात, कोई बोल सकते हो उनके उस स्किल का कोई वैल्यू नहीं रहा। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब है, अवेलेबल जॉब्स हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स जो रखते हैं, वो जैसे तुमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तुमको क्या बोलते हैं, कोडिंग करना चाहिए, ये आना चाहिए। थंबनेल डिज़ाइनर्स का मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे कोडर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोडिंग आता ही नहीं है। मुझे जो चीज़ आता था अब इकोनॉमी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है, ये कोई शॉर्ट टर्म 1-2 महीना में सॉल्व हो जाने वाला चीज़ नहीं है। इसमें रीट्रेनिंग, स्किलिंग करना पड़ता है, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें लोकेशन का भी फैक्ट है, सिर्फ तुम्हारे स्किल्स नहीं, तुम्हारा लोकेशन। फॉर एग्जांपल तुमको कोई स्किल्स बहुत अच्छा से आता है, लेकिन तुम जिस लोकेलिटी में रहते हो वहाँ उसके लिए कोई जॉब नहीं है, उसका जो जॉब अवेलेबल है वो कहीं और अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जस्ट मान लो कि मेरे को बहुत अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरा दिमाग बहुत शातिर है, मान लो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, मैं कैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करके मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना सकती हूँ, बहुत कुछ बना सकती हूँ जिसका बहुत फ़ायदा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसका इंडिया में कोई डिमांड ही नहीं है, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रहा। इंडिया में उसका कोई डिमांड नहीं है, इंडिया में उस स्किल को कोई लेना नहीं चाहता, उस स्किल का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मान लो आउटसाइड इंडिया, चाइना में उसका बहुत वैल्यू है। चाइनीज़ इकोनॉमी उस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत सारे जॉब पोस्टिंग्स खोल के रखा है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो स्किल है, उस स्किल के लिए जॉब भी अवेलेबल है, लेकिन लोकेशन मिसमैच हो रहा है। मैं जहाँ हूँ और वो जॉब जहाँ अवेलेबल है, मैं बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती। तो वो भी टाइप का एक अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल जैसे सुनोगे ना, इसका मतलब समझ जाना मिसमैच है तुम्हारे स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवेलेबल जॉब, या फिर मिसमैच है बिटवीन योर लोकेशन वर्सेस लोकेशन ऑफ द अवेलेबल जॉब, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म चीज़ होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक तुमको परेशान करता है, इस टाइप का बेरोज़गारी, ठीक है। अच्छा, इसी का एक सब टाइप एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजिकल तो मैंने बोल ही दिया अभी, जैसे मैंने
एग्जाम्पल दिया वो इसी में फिट हो गया, स्किल्स वाला में ही। इसी का एक सब टाइप है, मैं 2 का ए लिख रही हूँ, 2 का सब टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल। इसमें भी वही होता है कि तुम्हारे स्किल्स और रिक्वायरमेंट ऑफ अवेलेबल जॉब में मिसमैच आ जाता है। इसको और अगर ब्रॉडली डिफाइन करें तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है जिसके वजह से तुम्हारा अब कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम सेम आर्ग्यूमेंट है। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो कि पहले जो जगह होते थे जहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेट्रो स्टेशन जब हम लोग जाते थे मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए, तो हम लोगों को लिटरली लाइन में खड़ा होना पड़ता था, हम लोगों को वो कूपन लेना पड़ता था और फिर हम लोग मेट्रो में, कूपन नहीं होता था पहले, वो छोटा सा कॉइन होता था और उसके थ्रू हम लोग मेट्रो में उसको जस्ट उस कॉइन को डालते थे और हम लोग क्रॉस कर जाते थे। सब कोई भाई मेट्रो में तो ट्रैवल किया ही होगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब तुम लोग देखते हो मेट्रो में वो मशीन्स लगे होते हैं। अब तुम अपने लिटरली फ़ोन में QR डाल दो, तुम अपना खुद रिचार्ज कर लो। यानी वो जो आदमी को पहले हायर किया जाता था जिसका जॉब ही यही था कि वो क्या करता था, वो तुम्हारे टोकन्स तुमको देता था, उसका तो जॉब ही ख़त्म हो गया क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि अब उसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो कि आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हम लोगों को फॉर एग्जांपल काफ़ी ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे रोबोटिक वेटर्स होते हैं। रेस्टोरेंट्स में रोबोट आके खाना पहुँचा रहा है भैया। जो एक लिटरली ह्यूमन बीइंग था जिसको एक नौकरी मिला था उसी स्किल के लिए, उसी चीज़ को करने के लिए, उसका तो जॉब ख़त्म हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे आ गया। तो ये बिल्कुल वही बात बोल रहा है, जस्ट एक अलग हेडिंग में है, टेक्नोलॉजी का बात कह रहा है। ठीक है, सो कोई अलग से तुम लोग नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग बस इसको स्ट्रक्चरल और इसको स्लैश टेक्नोलॉजिकल बोल के भी याद रख सकते हो। एक मिसमैच हो गया, टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है कि अब मेरा जो स्किल था उसका कोई वैल्यू नहीं बचा और अगर मुझे दोबारा नौकरी पाना है तो मुझे एक नया स्किल सीखना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल या फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सेकंड हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए, इसको मैं मिटा रही हूँ। तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल। तो इसमें साइकिल से रिलेटेड कुछ नहीं है, तुम लोग जानते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़े हो तो यू नो वेरी वेल कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। 3 साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। भैया मैं सिंपल तुम लोगों से एक तुम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो, सिंपल केन्शियन मॉडल, तो तुम लोग जानते हो ये चीज़ को। तुम लोग जानते हो कि कोई भी इकोनॉमी हमेशा एक स्ट्रेट ग्रोथ के पाथ में नहीं बढ़ता है। इकोनॉमी में हमेशा एक उतार चढ़ाव होता ही रहता है। हमेशा कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। यानी कि देखो, इकोनॉमी जब एक बहुत ही अच्छे फेज़ में होता है, अगर मैं फिर से एक बार बताऊँ इसको, जैसे ये तुम लोग जानते हो कि इकोनॉमी में इस तरीके का बिजनेस साइकिल्स होते हैं। बिजनेस साइकिल्स का मतलब है कि इकोनॉमी में कुछ बहुत अच्छे समय होते हैं जब इकोनॉमी रिकवर कर रहा होता है, इकोनॉमी में बूम का पीरियड होता है, यानी बहुत अच्छा डिमांड होता है। फिर इकोनॉमी में धीरे धीरे रिसेशन का समय आता है, फिर डिप्रेशन का भी समय आता है। मैं एक चीज़ पूछ रही हूँ तुम लोगों से, जब इकोनॉमी में बूम का समय होता है, तुम लोग मेरे साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो, तो बूम का समय मतलब सारे सामान बहुत सारे लोग हैं जो सामान खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि लोगों को हायर किए जा रहे हैं। इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी नौकरी, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जैसे ही रिसेशन का समय आता है, कोविड का समय इमेजिन करो, डिप्रेशन का समय इमेजिन करो, इस दौरान इकोनॉमी में उतना डिमांड नहीं होता। इस दौरान प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता है प्रोड्यूसर का, और इसके वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो लोगों को नौकरी से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ये जो एक बेरोज़गारी देखने को मिला, इसी को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल क्यों, प्लीज़ समझना। इकोनॉमी में देखो, मैं एक चीज़ समझा रही हूँ, इसको समझाने से पहले मुझे एक टर्म समझाना पड़ेगा। वो टर्म है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझाने से पहले मुझे समझाना पड़ रहा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसी भी इकोनॉमी में हमेशा दिख ही जाएगा। क्यों?
क्योंकि हर इकोनॉमी में जैसा कि मैंने बताया कोई ना कोई लोग हो ही जाएंगे जो कि किसी जॉब से निकल रहे हैं, निकाले जा रहे हैं या दूसरा जॉब ढूंढ रहे हैं, वॉटेवर। हमेशा कुछ परसेंटेज तुमको आबादी का ऐसा दिख ही जाएगा जो कि फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है, और यहाँ पे कुछ परसेंटेज तुमको आबादी का दिख ही जाएगा जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयड हो रहा है, क्योंकि लगातार इकोनॉमी इवॉल्व हो रहा है, लगातार इकोनॉमी बदल रहा है। तो कुछ सेक्शन, कुछ परसेंटेज तुमको मिल ही जाएगा जो टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए, स्किल्स मिसमैच की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए। इनको तुम ज़ीरो नहीं कर सकते। तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि हम इकोनॉमी में बेरोज़गारी को ज़ीरो कर देंगे, कोई बेरोज़गार नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। ये जो पॉलिटिशियंस लोग काफ़ी बार अपने भाषण में बोल देते हैं कि हम लोग बेरोज़गारी को ज़ीरो कर देंगे, भाई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जानता है कि ये नहीं हो सकता ज़ीरो, क्योंकि तुम कितना भी कर लो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो नहीं होगा। हमेशा कुछ लोग ऐसे हो ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे जो कि फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कभी ज़ीरो नहीं होगा। हमेशा कुछ लोग होएंगे ही जो कि अपना नौकरी को गंवा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको तुम ज़ीरो नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ परसेंटेज का अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा दिखेगा। कुछ लोग हमेशा तुमको दिखेंगे जो आउटसाइड दी वर्क फोर्स हैं, उनका तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फॉर एग्जाम्पल। और बिकॉज अच्छा एक और चीज़, ये लगातार बदलता है क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं, जैसे आज इंडिया में जॉब सर्च करना फिर भी आसान है क्योंकि आज इतने सारे वेबसाइट्स हैं। 10 साल पहले फ्रिक्शनल सेंस में जो लोगों को झेलना पड़ता था, एक जगह से निकल गए अब दूसरे जगह की तलाश में 6 से 7 महीना गुजारना पड़ता था, अब उतना भी लंबा फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड लोगों को नहीं रहना पड़ता, क्योंकि आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन एक्सेट्रा, जहाँ पे तुम इमीडिएटली ढूंढ सकते हो अगर कहीं वैकेंसी है तो वो चीज़ें बदलती हैं समय के साथ साथ। बट मोर और लेस इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी इकोनॉमी में फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। हमेशा कुछ सेक्शन तुमको मिल ही जाएगा जो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है या फिर स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। ये कुछ नया तो नहीं लग रहा होगा ना, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ बताया है। इमेजिन करो 2% आबादी ऐसा है जो कि फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है, यानी कि ये लोग अनएम्प्लॉयड है, फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है, यानी कि ये लोग टेम्पोरेरी शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयड है। स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरने वाले मान लो 3% लोग हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से 3% ऐसे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं बट वो हमेशा स्किल्स मिसमैच का सामना करते हैं। यानी ओवरऑल 5% ऐसा है जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते। ये इकोनॉमी में दिख ही जाएगा। 2% फ्रिक्शनली लोग दिख जाएंगे और 3% लोग स्ट्रक्चरली दिख ही जाएंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जो 5% लोग हैं, इन्हीं को, ये जो 5% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, इसी को बोला गया है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का वास्तविक नेचुरल रेट है ये। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग चिल्ला के बोल भी दें कि हम लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कितना भी फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हम लोग चेष्टा करें, कोशिश करें, 5% का अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, वो रहेगा ही। और मैंने ये नंबर्स हाइपोथेटिकली लिया है, इसका कोई इंडिया में 5% होगा ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये नंबर खुद से लिया है। यानी कि इकोनॉमी, समझ रहा है इसका क्या मतलब है, इकोनॉमी कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना कर रहा हो, बूम फेज में क्यों ना हो, इकोनॉमी में हमेशा 5% का अनएम्प्लॉयमेंट तो फिर भी दिखेगा। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमी कितना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस क्यों ना कर रहा हो, भले ही वो बूम फेज में हो, इकोनॉमी में 5% का अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा दिख जाएगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग, समझना, ये 5% हमारा नेचुरल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको NRU भी कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग किसको लेते हैं, फ्रिक्शनल को लेते हैं और स्ट्रक्चरल को लेते हैं, करेक्ट, जो कि हर देश का अलग अलग अपना होता है, समय के साथ साथ बदलता रहता है। ये मान लो मैंने लिखा है 5%, इसका मतलब है कि 5% वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कुछ भी हो जाए मुझे दिखेगा। यानी इकोनॉमी में भले ही बूम फेज क्यों ना चल रहा हो, शानदार फेज़ है, यहाँ पे इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी ये 5% लोग हमेशा अनएम्प्लॉयड दिख ही जाएंगे। हम लोग बोल रहे हैं 5% हमारा नेचुरल रेट है कि इतने बेरोज़गारी दिख ही जाएगा, ये आम बात है। अगर हम लोग सच में कैलकुलेट किए और एग्जैक्टली 5% अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ये तो हम जानते हैं, प्लीज़ समझो, मेरे वर्ड्स को फॉलो करो,
ये वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है जो कि अगर दिख जाए इकोनॉमी में तो हम चौंकेंगे नहीं, ये तो दिखने वाला है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने एक्चुअल में अपने इकोनॉमी में देखा अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और एग्जैक्टली 5% आया, तब तुम बोल दोगे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। देखो शब्द पकड़ो, तुम जानते हो कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो जाए दिखेगा ही, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर इकोनॉमी में सचमुच 5% का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला तो तुम बोलोगे ओहो इतना तो होना ही था, और एग्जैक्टली यही है, मतलब वाओ, इकोनॉमी में जितने लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था मिल गया है। अब वो 5% जिनको, वो मतलब 5% ऐसे हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग इतना, उसका टेंशन हम लोग उतना नहीं करते। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का बात है। अब देखो चिंता क्या होगा जब इकोनॉमी रिसेशन के समय जाता है ना, रिसेशन, डिप्रेशन, बहुत सारे लोगों को धक्के मार के निकाला जाता है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाता है, जिसके वजह से तुम देख रहे हो कि तुम्हारा एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट 15% आ रहा है। नेचुरली 5% तक रहेगा तो हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन हम लोगों का 15% आ रहा है, यानी 10% एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। ये एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट सिग्नल कर रहा है कि इकोनॉमी में लोग तो मौजूद हैं जो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी में सामान नहीं बिक रहा है, प्रोड्यूसर्स डीमोटिवेटेड है, सामान नहीं बेचा जा रहा है। ये 10% का वो बेरोज़गारी है जो चिंता सताने वाला है। इसी को बोला गया है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल इसलिए क्योंकि ये बिजनेस साइकिल्स के रिदम के हिसाब से बदलता है। इमेजिन करो इकोनॉमी जब दोबारा रिकवर होने लगेगा ना, तो ये 10% 15% से श्रिंक होके नेचुरल रेट की तरफ आने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दोबारा नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी में कुछ परसेंटेज फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल हमेशा दिख जाएगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो दिखेगा ही दिखेगा। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये है इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो ये 5% है, ये दिखेगा ही। अगर इकोनॉमी में एक्चुअल भी 5% आ जाए तो तुम अपने इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट डिक्लेयर कर देना। लोगों को लगता है, मैंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लोगों को लगता है फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई बेरोज़गार नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भले ही तुम कितना भी कर लो, तुमको कुछ परसेंटेज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगा ही, उसका कुछ नहीं हो सकता। होता क्या है, रिसेशन के टाइम पे ये बढ़ के मान लो 15% हो गया, ये एक्स्ट्रा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये एक्स्ट्रा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि बिजनेस साइकिल्स की वजह से आया, लैक ऑफ डिमांड की वजह से आया। ये डिमांड के लैक ऑफ डिमांड, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग डिमांड डेफिशिएंसी की वजह से आया है। ये बात समझ में आ रहा है? डिमांड डेफिशिएंसी की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट आया है। जैसे जैसे इकोनॉमी तुम्हारा रिकवर करने लगेगा, बूम फेज की तरफ जाने लगोगे, वैसे वैसे ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा और तुम फुल एम्प्लॉयमेंट यानी नेचुरल रेट की तरफ आने लगोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ एमसीक्यू के लिए। अगर बोल दिया गया है इफ क्वेश्चन सेज इकोनॉमी is operating at full employment, अगर क्वेश्चन बोल दिया है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, इसका दो मतलब होता है। इसका मतलब इकोनॉमी में सिर्फ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। इसका मतलब है इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है और इकोनॉमी में नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। ध्यान से देखो वर्ड को। अगर तुम्हारे को बोल दिया गया है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। क्योंकि अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होता। प्लीज़ वर्ड्स को सुनो। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे तभी हो सकता है जब इकोनॉमी में जो एक्चुअल में बेरोज़गारी है वो नेचुरल रेट हो। अगर नेचुरल रेट से ज़्यादा बेरोज़गारी दिख रहा है तो इकोनॉमी में कुछ साइक्लिकल हिस्सा भी है, कुछ लैक ऑफ डिमांड की वजह से भी क्रिएट हुआ है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिग्नल नहीं करता। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब दो होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट माने दो चीज़, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं एग्जिस्ट करता।
पूरा इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली यहाँ चिपका हुआ है। जैसे जैसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आता चला जाएगा वैसे वैसे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से भटकता चला जा रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आई होप मैंने क्लियर कर समझा पाई मैं। ओके, कॉजेज़ के हिसाब से ये तीसरा था। तो कॉजेज़ के हिसाब से पहला है फ्रिक्शनल, दूसरा है स्ट्रक्चरल, दोनों को मिला के नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तीसरा है साइक्लिकल जो कि क्रिएट होता है बिजनेस साइकिल्स के वजह से। चौथा है सीजनल जो कि सीजन्स के हिसाब से क्रिएट होता है। भूलो मत, हम लोग कॉज के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। फ्रिक्शनल कॉज के हिसाब से देख लिया, स्ट्रक्चरल मिसमैच के हिसाब से देखा हम लोगों ने, साइक्लिकल बिजनेस साइकिल्स की वजह से देखा, देन वी हैव सीजनल। सीजनल का मतलब क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सीजनल नेचर के वजह से होता है, जहाँ पे जो लेबर है उसको थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्मली डिमांड नहीं किया जाता है। जैसे तुम लोगों को अगर मैं बताऊँ, जैसे एक खेत ले लो, एक खेत में जैसे एक खेत लो, खेत में जब हार्वेस्टेशन का सीज़न आता है ना, हार्वेस्टेशन समझते हो, तो कटाई का जब सीज़न आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है फसल को कटवाने के लिए। उसी तरीके से जब बीज डालने का सीज़न आता है तो बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है बीज डलवाने के लिए। लेकिन बीच में जो समय जब वो पौधा उग रहा होता है उस समय उतने सारे लोगों का ज़रूरत नहीं होता है। बीज डालते समय बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ता है, बीज को फसल उग गया उसको काटने के समय बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रखना पड़ता है। लेकिन वो जो फसल उग रहा है वो अपने ग्रोइंग फेज़ में है, उस दौरान इतने सारे लोगों को हायर नहीं करना पड़ता। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सीज़न में, जैसे खेतों में ले लो, एक पर्टिकुलर सीज़न में तो बहुत सारे लोगों को नौकरी का ज़रूरत पड़ रहा है या बहुत सारे लोगों को हायर किया जा रहा है, लेबरर्स का अच्छा खासा डिमांड भी है। लेकिन जैसे ही वो सीज़न ख़त्म हो रहा है वैसे ही उन लोगों को हटा दिया जा रहा है। फिर से सुनो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चरल सेक्टर का एग्जांपल उठाया। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हार्वेस्टेशन और सोइंग पीरियड में बहुत सारे वर्कर्स को नौकरी पे रखा जाता है, तो अच्छे खासे लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्रॉप के उगने का समय आता है, मैच्योरिंग फेज़ आता है उसका वो जब उग रहा है तो उस दौरान बहुत सारे लोगों को निकाल देते हैं, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो हो क्या रहा है, इसको ऐसे समझो, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सोइंग पीरियड में या हार्वेस्टेशन में बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को नौकरी पे रख दिया गया है। जैसे ही पौधे का खिलने का समय आता है, वो 3-4 महीना जब लगा के पौधा उगेगा, उस दौरान बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जाता है। फिर दोबारा जब नेक्स्ट सोइंग पीरियड आएगा फिर उनको नौकरी पे रख दिया जाएगा। फिर जब वो उगेंगे तो फिर उनको हटा दिया जाएगा। फिर कटाई का समय में फिर उनको नौकरी पे रखेंगे। बात समझ पा रहे हो? सोइंग पीरियड में बीज डालते समय लोगों को नौकरी पे रखेंगे। जैसे ही पौधा उगने का टाइम आएगा 3-4 महीने तक, अब इन लोगों को बेरोज़गारी करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, बेरोज़गारी बढ़ेगा। फिर हार्वेस्टेशन के समय इनको हायर किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। फिर हार्वेस्ट करने के बाद दोबारा सो करेंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इस तरीके से साइकिल में चलता रहता है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं होता। तुम लोग ना दुर्गा पूजा के टाइम पे, तुमको क्या लगता है, दुर्गा पूजा के टाइम पे जब ये पंडाल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो पंडाल बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स को नौकरी पे रखा जाता है। बहुत सारे एरिया से इन वर्कर्स को बुलाया जाता है ताकि ये पूरा पंडाल्स के कंस्ट्रक्शन में काम करें। जैसे ही माँ दुर्गा जाती हैं, जैसे ही दुर्गा पूजा का समय ख़त्म हो जाता है, वैसे इन लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर सीज़न में इनका बहुत बढ़ चढ़ के डिमांड होता है, और जैसे ही हम लोग ऑफ सीज़न जाते हैं इनका डिमांड ख़त्म हो जाता है। तो ये भी तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक कॉज हुआ ना, कि एक सीज़न, कॉज माने क्या, किस वजह से तुम अनएम्प्लॉयड हो रहे हो। तो एक ऑफ सीज़न का जैसे समय आता है, सीज़न जब जब तुम जिस सेक्टर में काम करते हो उस सेक्टर में अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है तो तुमको निकाल दिया जाता है। तो ये एक सीजनल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये खेतों में भी दिखता है, ये तुम्हारा जैसे मैंने बताया पंडाल वगैरह, ये सब इंडस्ट्रीज़ में दिखता है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, हो गया। अब आता है नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय, इसको मैं मिटाती हूँ, क्लासिफिकेशन बाय विजिबिलिटी। क्लासिफिकेशन बाय विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि ये लोग भाई अनएम्प्लॉयड हैं या नहीं है या क्या है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन माने ये लोग डायरेक्टली सर्वेज में रिकॉर्ड हो जाते हैं कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं।
विजिबिलिटी माने वेदर these individuals can be identified as unemployed in surveys. इन इंडिविजुअल्स को हम लोग अनएम्प्लॉयड देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, मतलब तुम समझो इस चीज़ को। अभी तुम लोग जब इसका एग्जांपल देखोगे तो समझ में आएगा। एक तो होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, कि खुले अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, मतलब मेरे से सरकार जानकारी लेने आए कि आपके पास नौकरी है या नहीं है, साफ पता चल रहा है मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है काम करने के लिए, मैं कहीं काम करने नहीं जाती, अनएम्प्लॉयड हूँ। तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, ये डायरेक्टली विजिबल होता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरे पास 8 घंटे मुझे मिनिमम काम करना चाहिए, वहाँ पे मेरे पास मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पर डे का काम मुझे मिल रहा है। मतलब मुझे टेम्पोररी बहुत ही शॉर्ट टाइम का काम मिल रहा है। मतलब उस काम को काम नहीं बोलेंगे। तुम बोलोगे दीदी 2 घंटे काम मिल रहा है, बाकी दिन तो आराम करिए आप। अरे बाबा 2 घंटे का काम मिल रहा है तो 2 घंटे के हिसाब से मुझे सैलरी भी मिल रहा है। मैं काम करना चाहती हूँ 8 घंटे, मैं 10 घंटे काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को काम ही नहीं मिल रहा है। मेरा जितना पोटेंशियल है मेरे को उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा। सरकार मुझसे पूछने आ रहा है कि आपके पास नौकरी है, मैंने बोला हाँ है, तो सरकार ने मेरे को मार्क कर लिया एम्प्लॉयड। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि जिस टाइप का नौकरी मेरे पास है वो कोई बहुत उम्दा नौकरी नहीं है। वो एक 8 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे का नौकरी मैं कर पा रही हूँ, ये कैसा नौकरी है? बात समझ पा रहे हो? सो ओपन में क्या होता है, मैं खुले, अगर मुझसे सरकार पूछना है कि आपके पास नौकरी है, मैंने बोला नहीं है मेरे पास नौकरी, दैट्स ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में मेरे पास नौकरी होता है, बट मैं जितना पोटेंशियल, जितने समय तक काम कर सकती हूँ उससे छोटे समय के लिए मेरे पास नौकरी होता है। तो ये बेसिकली तुम बोलोगे दीदी इसको हम लोग, मतलब ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है? प्रॉब्लमैटिक है, देखो इस बात को मैं थोड़ा सा गहरे रूप से तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग एग्जाम्पल में 500 लोग जो थे, वो 500 लोग वो थे जो कि काम करना चाहते थे, ठीक है। इसमें से मतलब 500 लोग लेबर फोर्स में थे, इसमें से 400 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल गया था, 100 को नहीं मिला। ये जो 100 को नहीं मिला ना, जो आउटसाइड दी लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आ रहे हैं, ये तो ओपनली अनएम्प्लॉयड है, डायरेक्टली दिख रहा है कि वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में है। लेकिन ये जो 400 को नौकरी मिल गया है, इसमें बहुत तबका ऐसा होगा जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जिसके अंदर, इसका मतलब है वो काम तो कर रहा है, वो टेक्निकली एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल में जिस टाइप का जॉब उसे मिला हुआ है, वो जॉब ना मिलना और मिलना एक ही बराबर है। दिन में 10 घंटे के नहीं, 1 घंटे का नौकरी उसको मिल रहा है, 1 घंटे का सैलरी वो कमाता है, तो वो कैसा नौकरी हुआ? तो प्लीज़ समझो, होता क्या है ना, हम लोग जब अपने देश में रिकॉर्डिंग पेश करते हैं, डेटा प्रेजेंट करते हैं कि हमारे देश में इतना बेरोज़गारी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। जो लोग यहाँ पे हैं, जिनको तुमने इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखा, बट ये लोग जो ऑलरेडी डेटा के हिसाब से एम्प्लॉयड है, क्योंकि ये 400 में आते हैं, उसमें भी एक सेक्शन ऐसा है जिसके पास उतना भी नौकरी नहीं है जितना मिलना चाहिए उसको। कम दिन का नौकरी मिलता है, हफ्ता में सिर्फ 2 ही दिन काम पे जाता है, बाकी दिन इसके पास कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। तो फिर टेक्निकली सरकार बोलेगा आप तो रोज़गार में हो, आप तो एम्प्लॉयड हो, लेकिन ऐसा नौकरी देश में, मतलब इसको बोलते हैं कि ये लोग का जो ट्रू पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं हो पा रहा। तो दीदी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सरकार जब बोलता है ना, सरकार जब बोलेगा कि मेरे देश में 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हो सकता है जब सरकार बोलेगा कि 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सरकार सिर्फ और सिर्फ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को गिन रहा है। अगर सरकार इन मजबूरों को भी गिनना शुरू कर दे, जिनके पास ऐसा नौकरी है जिसका पर डे उनका लाइफ में कोई योगदान ऐसा सच है नहीं, तो फिर शायद सरकार को देखने को मिलेगा कि 20% नहीं 30% अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये लोग तो मजबूर हैं। ये डेटा में रिकॉर्ड हो रहे हैं कि ये लोग एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअल में इनका जो बोल सकते हो कि इनके पास जॉब बोल के एज सच कुछ इतना कुछ खास नहीं है। फिर 6 नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है कि भैया ये लोग भी एम्प्लॉयड में ही काउंट होते हैं। इनमें और अंडर एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क होता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट कुछ घंटे तो काम करता है,
डिस्गाइज्ड में ये लोग कुछ नहीं काम कर रहे होते, और इनका कसूर नहीं दे रही हूँ मैं। जैसे एक फैमिली का खुद का खेत है, इस फैमिली के खुद के खेत में 2 जन मम्मी पापा काम करेंगे तो भी 1000 kg ही उगेगा, और मम्मी पापा बेटा बेटी काम करें तो भी 1000 kg ही उग रहा है। यानी बेटा बेटी का एक्स्ट्रा कोई मेहनत है ही नहीं। बेटा बेटी के पास बस अलग कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उनको अगर हम लोग हटा दें तो भी उतना ही अनाज उग रहा है जितना पहले उग रहा था, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। तो ये लोग जो हैं, जो बस पड़े हुए हैं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्हीं को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड शब्द का ही मतलब होता है छुपा हुआ। ये रिकॉर्डिंग में एम्प्लॉयड में गिने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जब पूछने आएगा या आप लोग काम करते हैं, हाँ हम लोग काम करते हैं, हम लोग का तो मम्मी पापा का ज़मीन है उसमें काम करते हैं, एम्प्लॉयड काउंट हो गए। बट एक्चुअल में ये लोग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यही लोग अगर देश में किसी और सेक्टर में जाएं तो अच्छा से खट के देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बट बिकॉज अलग कोई किसी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये लोग इसी सेक्टर में फंसे हुए हैं। मुद्दा समझ में आया? तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। छुपा हुआ, डेटा में नहीं दिख रहा है, डेटा में ये लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड की तरह काउंट हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ये छिपे हुए बेरोजगार हैं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिस्गाइज्ड भी देखने को मिलता है, ये जो छुपा हुआ है, सीजनल भी देखने को मिलता है। बट अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें सीजनल और डिस्गाइज दोनों चुनने का ऑप्शन हो, जैसे ए और बी दोनों, तो चुन लेना। अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हो जिसमें डिस्गाइज भी है, सीजनल भी, और किसी एक को चुन सकते हो, तो डिस्गाइज चुनना। मतलब अगर दोनों चुनने का ऑप्शन है देन सिलेक्ट बोथ डिस्गाइज सीजनल, बट अगर एक ही चुनने का ऑप्शन है देन सिलेक्ट डिस्गाइज्ड। और डिस्गाइज्ड में याद रखना, शायद मैंने बताया भी है कि यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है ऑफ लेबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MPL, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो 0 होता है। बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों बेटा बेटी का कंट्रीब्यूशन लगभग 0 है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उनको अगर हटा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लोग बस पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनका कोई योगदान नहीं है। दिस इज़ डिस्गाइज्ड। तो ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन था, ये सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी हम लोगों ने किया। विजिबिलिटी माने डेटा में ये लोग क्या रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे डेटा में ये ओपनली अनएम्प्लॉयड रिकॉर्ड हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयड लोग डेटा में दिख ही नहीं रहे हैं, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग भी डेटा में दिख नहीं रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट फिर भी एक, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, फिर भी कैप्चर होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, अंडर एम्प्लॉयमेंट फिर भी कैप्चर होगा, तुम लोग देखोगे अगले वीडियो में। डिस्गाइज्ड को कैप्चर करना और भी मुश्किल है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में दिखता है, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होता है। ठीक है, ओके। जस्ट मैं देख लूँ कि कुछ और बचा हुआ है क्या। फ्रिक्शनल वगैरह मैंने सब कुछ ही बता दिया। सो इन शॉर्ट ये चीज़ तुम्हारे सामने है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मेक श्योर कि तुम लोग ये सब चीज़ रिवाइज़ करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इसी का कैरी फॉरवर्ड करेंगे।